नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में कैपिटल सिटी की जाने की तैयारी हो रही थी और ली वह उन खरीदे हुए सामान को कैरेज में रखवा रहा होता है। तभी अंदर से प्रिंसेस और उसकी मेड यूडी आ रही होती है, जहाँ पर यूडी उसे पूछती है, मास्टर आपने उस गधे डाफिंग को इतनी प्रेशियस टेक्निक को क्यों दे दी? जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है, तुम्हें नहीं पता डाफिंग की पावर कितना मिस्टीरियस है। रही बात उस टेक्निक की, तो उसे समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ही कठिन है। प्रैक्टिस के दौरान उस मसल्स और बोन में लाइटनिंग की तरह पेन होता है और डाफिंग मुझे धमकी दे रहा था कि क्या तुम मुझे पनिश कर रही हो। उसे नहीं पता कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, चाहूँ तो उसे चुटकी में पनिश कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर डाफिंग अंगड़ाइयाँ लेते हुए आ जाता है और उस कैरेज को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतनी बड़ी कैरेज देखी होती है। और वह प्रिंसेस से कह रहा था, प्रिंसेस आपके पास इतनी बड़ी कैरेज है। इस पर यूडी उस पर चिढ़ती हुई कहती है, क्या तुम उस पर बैठना चाहते हो? अगर बैठना चाहते हो तो चुपचाप रहो, नहीं तो तुम बाकियों के साथ घोड़े पर आओगे। और डाफिंग तो जानता था उसे बहस करना मतलब घोड़े पर आना, इसलिए वह बिना कुछ कहे कैरेज में चुपचाप जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो लोग इस सिटी से निकल जाते हैं और उनके जाते पीछे से झाओजियांग को देखते हैं, जो उन पर नजर ही रखे रहा था। और वह उन्हें देखकर इविल की तरह कहता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ से निकल गए। फिर कैरेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डाफिंग अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है और उससे प्रिंसेस पूछती है, क्या तुम सोए नहीं हो? जिस पर डाफिंग कहता है, पूरी रात मैंने प्रैक्टिस की थी और मेरे बॉडी में काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है। जोसन प्रिंसेस कहती है, लगता है तुम ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हो, क्या तुम बताओगे माउंटेन में तुम्हारी लाइफ कैसी थी? जिस पर डाफिंग कहता है, मेरी लाइफ तो एक बोरिंग की तरह था माउंटेन में, और एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ मेरे मास्टर की मिथिकल स्टोरीज थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत मजा आता था वे, क्योंकि वे बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। जिसके बाद हम उनके सफर के रास्ते में एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं। वह और कोई नहीं बल्कि झाओजियांग था, जिसे देख कोच वुमेन अचानक से कैरेज को रोक देती है, जिस वजह से कैरेज के अंदर उन्हें झटके लगने लगते हैं। तभी लीवा सामने में आते हुए गुस्से से कहता, झाओजियांग तुम अभी तक हार नहीं मानी। और डाफिंग फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता, युवान तुम सिस्टर मेई का ख्याल रखना। और वह जंप करके झाओजियांग के सामने आ जाता है, जिसे देख झाओजियांग जोश के साथ अपने शॉट को पॉइंट करते हुए कहता है, चलो फिल्ले अब फाइट करते हैं। जिस पर डाफिंग भी उसका पूरा साथ देते हुए कहता है कि इतनी उत्साही, और यह कहते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे झाओजियांग डॉज कर लेता है और अपने साथी लो जुकुन से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जो सुनती वह मोटा पर्सन एक बड़े से पत्थर को उनकी ओर फेंक देता है, जिससे अपनी ओर आते हुए डाफिंग खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब मजा आएगा ना, मुझे तुम्हारा इंतजार था अपनी स्किल को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जिसके बाद वह अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी एनर्जी प्रेशर से लोग पीछे हटने लगते हैं। और हम देखते हैं कि डाफिंग अपने स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है, जिसका यूज करते हुए वह उस बड़े से पत्थर को एक ही पंच में चकनाचूर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूडी तो हैरान होकर हकलाती हुई कहती है, मिस मिस वह अपने स्पिरिट बॉडी को अवेकन कर लिया है। इस पर प्रिंसेस भी हैरान होती हुई कहती है, पता नहीं डाफिंग मुझे तुम कितनी और सरप्राइजेस दोगे। और डाफिंग अपने स्पिरिट बॉडी को अवेकन करने की वजह से जोर जोर से हंस रहा होता है, पर उसकी हंसी से बाकियों को तो परेशानी हो रही होती है। उसकी स्पिरिट बॉडी को देखकर झाओजियांग तो यहाँ से भागने लगता है, मगर हम देखते हैं कि डाफिंग उसे भागने नहीं देता, अपने पैर को जमीन पर एक जोर से मार देता है, जिस वजह से कुछ पत्थर झाओजियांग पर जाकर लगता है, जिस वजह से वह वहीं पर डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। तभी एक दूसरा बंदा डाफिंग पर अटैक करता है, जिसे देख युवान कहती है, डाफिंग संभल कर, पर डाफिंग उसे सही समय पर देख लेता है और अपने पंच से अटैक कर देता है। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी अनलीश होती है, मगर हम देखते हैं कि डाफिंग की स्पिरिट बॉडी वहीं पर डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि डाफिंग अभी वह स्किल को सीखा है, जिस वजह से वह ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सका। और डाफिंग इस स्किल से इम्प्रेस हो जाता है और वह उस पर्सन से कहता है, मुझे तुम अपने टक्कर के लगे, अब मजा आएगा ना, चलो आप फाइट करते हैं। और यह कहते हुए डाफिंग इंडिस्ट्रक्टिव टेक्निक बॉडी को एक्टिवेट कर उस पर्सन पर अटैक कर देता है, जिससे वह पर्सन अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है, पर वह काफी दूर पीछे खिसके हुए चला जाता है। पर हम देखते हैं डाफिंग बिना रुके हुए उस पर पंचों की बरसात कर देता है, जिसे वह पर्सन काफी अच्छे से डॉज कर रहा होता है, और वह एक पंच डाफिंग पर मारता है, जिसे डाफिंग डॉज कर लेता है और उसके हाथ को पकड़कर वह दूर फेंक देता है, जिस वजह से वह एक चट्टान से जा टकरा जाता है। यह देखकर उसके साथी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वह पर्सन अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है और डाफिंग उनके पीछे जाने लगता है। तभी प्रिंसेस उसे टोक देती है और कहती है, वैसे भी वो हार चुके हैं, डाफिंग तुम उनके पीछे न जाओ। फिर लीवर डाफिंग को शाबाशी देते हुए कहता है, तुम काफी स्किलफुल हो गए हो, तुम्हारे पास एक तो अच्छा मूव है, फिर तुमने उस दिन लुजु
शिजुकुन के खिलाफ इसका यूज क्यों नहीं किया। इस पर डाफिंग उसे कहता है क्योंकि मैंने इसे अभी ही सीखा है। मगर लिहुआ को तो यकीन नहीं होता कि उसने कल ही रात को ये सीख लिया, इसलिए वह कहता है अरे तुम फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो नहीं हो सकता कि कल ही रात को तुम ये स्किल सीख लोगे। इस पर डाफिंग कहता है पर मैंने इसे तो कल ही सीखा है, बस इसे मास्टर करने की जरूरत है। मैं तो एक जीनियस हूँ जो इस मिस्टिकल आर्ट को आसानी से सीख सकता हूँ। तभी पीछे से प्रिंसेस आती हुई कहती है मैं तो डाफिंग को पनिश करना चाहती थी पर ये तो मिस्टिकल आर्ट को सीखने का जीनियस निकला। यह सुनते ही डाफिंग उससे कहता है सीनियर सिस्टर काफी शरारती है पर सावधान रहना, मैं भी बदला ले सकता हूँ। फिर प्रिंसेस उसे मनाने के लिए कहती है मेरी हुआ में मैनर में कई अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, क्या तुम उसे सीखना चाहोगे। जो सुनती डाफिंग तो पिघल जाते हैं और कहते हैं हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। और प्रिंसेस उसे पूछती है क्या मैं अच्छी हूँ, जिस पर डाफिंग उसे कहते हैं हाँ तुम बहुत अच्छी हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर इन कमीनों पर आ जाता है जहाँ पर यानजुन झाओजियांग पर गुस्सा हो रहा था और कह रहा था तुम अपने एक अपोनेंट के बारे में नहीं जान पाए। जिस पर झाओजियांग कहता है हम उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है, साथ ही हम केयरलेस भी हो गए थे और उनके ट्रिक में फंस गए। जिस पर यानजुन कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम हम पूरी तरह से फेल नहीं होंगे। तभी सामने से प्रिंसेस की कैरेज को आता हुआ देखकर कहता है ये तो अपने मेंशन से तो आ नहीं रहे और जा कहा रहे हैं। जिस पर झाओजियांग कहता है इस डायरेक्शन में तो चियांग माउंटेन है। जो सुनते ही यानजुन कहता है तो ठीक है तुम यहाँ से जल्दी से निकलो और उनके पहुँचने से पहले वहाँ पर पहुँचो और वहाँ के लोगों से कोऑपरेट करने के लिए कहो, और ये ना हो पाया तो मैं एक आर्मी लेकर आऊंगा और उन्हें हम खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैरेज का सीन देखते हैं जहाँ पर डाफिंग कल्टिवेट कर रहा था और तभी यूडी प्रिंसेस से पूछ हम चियांग माउंटेन की तरफ क्यों जा रहे हैं। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है अरे तुम इतना भी नहीं समझते, अगर हम जल्दी जाएंगे तो अपनी थर्ड सीनियर सिस्टर से मिल जाएगी और फिर यह हमारे साथ नहीं रहेगा, ये तो मैं चाहती नहीं। अगर ये हमारे साथ रहा तो ये हमें प्रोटेक्ट भी करेगा और साथ ही मेरी हिडन इलनेस को भी क्योर करने में हेल्प करेगा, और मैं देखना भी चाहती हूँ कि ये कितना पावरफुल बनेगा। तभी यूडी उसके थर्ड सीनियर सिस्टर के बारे में कहने को होती है मगर तभी प्रिंसेस उसे रोक देती है और कहती है हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर कुछ देर की सफर के बाद वो लोग चियांग माउंटेन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चियांग माउंटेन का लीडर उनका स्वागत करता है। जिसको देख डाफिंग लिहुआ से पूछता है ये कौन है। जिस पर लिहुआ उसे बताता है ये चियांग माउंटेन का लीडर चियांग गाओ है, ये बैंडिट है जो लोगों को लूट लिया करते हैं। यहाँ से हमारे बिजनेस गाड़ियाँ जाती आती थी जिसे ये अक्सर लूट लिया करता था, पर जब से हमारे मिस ने इस काम को संभाला और इन्हें अच्छे से सबक सिखाया तब से ये हमारे साथ कोऑपरेट करने लगे हैं। और ये सारी पास्ट की बातें को जानकर डाफिंग समझ जाती। फिर प्रिंसेस माउंटेन मास्टर से कहते हैं क्या हमारे आने पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। जिस पर माउंटेन मास्टर कहता है अरे मास्टर नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे माउंटेन में आइए, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है, प्लीज आइए, मेरे माउंटेन में आपका स्वागत है। जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते जहाँ पर डाफिंग काफी एंजॉय कर रहा होता है। और दूसरी तरफ माउंटेन मास्टर प्रिंसेस से कह रहा था आप अच्छे समय पर आए हैं, मैंने अभी ही 100 साल पुराना चिकन को मारा है जो आपको खाने में स्वादिष्ट लगेगा। इस पर प्रिंसेस कहती है मुझे लगता है ये तो मेरी अच्छी किस्मत है, लेकिन इसके पहले मैं माउंटेन मास्टर के साथ किसी को पकड़ना चाहती हूँ। जिस पर माउंटेन मास्टर कहता है क्यों नहीं, आप जरूर जरूर, और यह कहते हुए वह आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिहुआ और डाफिंग पर आते हैं जहाँ पर डाफिंग कहता है हम लोग कब से यहाँ पर हैं। जिस पर वो कहता है पता नहीं हम कब से यहाँ पर हैं, बस मास्टर ने कहा है वही करते हैं। फिर डाफिंग उससे पूछता है आप अपने मास्टर से इतने लॉयल क्यों हैं। जिस पर लिहुआ कहता है क्योंकि इससे पहले हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और हम भटक रहे थे, तभी मास्टर ने हमें एक पीसफुल लाइफ दी और मास्टर ने एक बार कहा था कि उसे एक पीसफुल लाइफ जीना है। इसके लिए उन्होंने इन बैंडिट्स को सबक सिखाया, इसलिए हम उनके प्रति इतने लॉयल हैं। जिस पर डाफिंग कहता है मैं तो पहली बार सुन रहा इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति के बारे में। तभी एक बिस्ट की चिल्लाने की आवाज आती है जिसकी आवाज से डाफिंग को तकलीफ होती है, इसलिए वह कहता है ये कैसे बिस्ट की आवाज है। जिस पर लिहुआ उसे बताते ये तो एक चिकन की आवाज है जिसे चियांग माउंटेन की कोर्टयार्ड में रखा गया है। यह सुन डाफिंग उसे देखने के लिए चला जाता है और वहाँ पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है पहले मैंने कभी नहीं देखा कि चिकन को कैसे रखा जाता है, तो कृपया मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। जिस पर वह हेड गार्ड कहता
है, नहीं इसे हमारे मास्टर ने इसे सीक्रेटली रखने के लिए कहा है, इसलिए हम आपको देखने नहीं देंगे। तभी डाफिंग की नजर एक सोल्जर पर जाता है, जिसे देख उसे याद आता है इसे कहीं तो देखा है, और डाफिंग को इस तरह अपनी ओर देखता देख वह सोल्जर घबरा जाता है। फिर वह हेड गार्ड कहता है प्लीज हमारे लिए इसे मुश्किल न बनाए, और डाफिंग यहाँ से सॉरी कहते उससे निकल जाता है। फिर वह ली हुआ से आकर बताता है कि हमारी जिससे फाइट होती है उनमें से एक सोल्जर को मैंने देखा है कि वह वहाँ पर है, जिसके बारे में सुन ली हुआ तो घबरा जाता है और कहता है क्या ये इम्पॉसिबल है, माउंटेन मास्टर क्या हमारे साथ धोखा करने वाला है, हम यहाँ पर है उन्हें कैसे पता चला। और यह सोचते हुए इसे याद आता है कि जॉर्ज यंग है, उसी ने बताया होगा, इसे हमारे हर कनेक्शन के बारे में पता है। तब डाफिंग उसी कहता है अब हमें उनके बारे में पता चल गया, इसलिए हमें गलती नहीं करनी चाहिए और जाकर इसके बारे में सिस्टर मे को बता दो, जिसके बारे में बताने के लिए ली हुआ चला जाता है। फिर कुछ देर बाद गार्ड इवान आती है और कहती है मुझे मास्टर ने भेजा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ये सुप्रीम यांग स्टोन है तुम्हारे लिए जो तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगा, इसे मास्टर ने तुम्हारे लिए भेजा है और तुम बिना कोई कदम उठाए अपनी कल्टीवेशन में फोकस करो। मास्टर ने आगे का प्लान बना लिया है, आगे क्या करना है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस और माउंटेन मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर माउंटेन मास्टर किसी डील के बारे में कह रहा था मुझे आपका ये डील बहुत ही अच्छा लगा, आपने ये डिसीजन लेकर बहुत ही अच्छा किया। इस पर प्रिंसेस कहती है मुझे विश्वास है कि आप आगे इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे। इस पर वह कहता है कि उन्हें हम अपनी पूरी सिंसियरिटी दिखाएंगे, और आज रात हमारा जो चिकन है वो अंडा देती है तो मैं उसे आपको जरूर ऑफर करूंगी, फिलहाल के लिए आप आराम करिए, हम खाने पर मिलते हैं। फिर प्रिंसेस कहते हैं ठीक है तो फिर हम खाने पर मिलते हैं, और वह यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के दिमाग में कोई खुराफात चल रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डाफिंग को देखते हैं, वह अपना कल्टीवेशन कर रहा था, तभी प्रिंसेस उसे बुला लेती है और डाफिंग उसके कमरे में आ जाता है और प्रिंसेस उससे पूछती है वह सुप्रीम यांग स्टोन काम किया या नहीं, जिस पर डाफिंग कहता है हाँ उसने अच्छे से काम किया, मुझे लगता है मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। यह सुन प्रिंसेस उसकी तारीफ करती है तुम तो एक जीनियस हो। इस पर डाफिंग भी कहता है हाँ मैं तो पैदाशी जीनियस हूँ, और यह सुन के तो यूडी चिढ़ जाती है। मैंने उन नाइट्स को इस विलेज में करीब से देखा है और मुझे पता चला कि वो 6 लोग हैं। इस पर डाफिंग कहता है अगर आपने 6 लोगों को देखा है मतलब वो टीम में अटैक करते हैं, उसकी दूसरी टीम भी होगी। और प्रिंसेस की तारीफ करते हुए कहता है सिस्टर में आपकी याददाश्त का तो कोई जवाब नहीं। इस पर प्रिंसेस कहती है मेरे पास ऐसे कई स्किल हैं जो मैं तुम्हें फ्यूचर में जरूर दिखाऊंगी। फिर डाफिंग मुद्दे की बात करते हुए कहता है सिस्टर में आपको क्या लगता है उन नाइट्स को प्लांटेड किया गया है और गाओचैंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता, या फिर हो सकता है कि गाओचैंग उनसे मिला हुआ है। तो इस पर प्रिंसेस कहती है तो फिर हमें गाओचैंग से सावधान रहना होगा। और डाफिंग प्रिंसेस से पूछता है आपका प्लान क्या है, जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है मेरे प्लान सिंपल है और इसकी मेन चाबी तुम हो। जिसे सुन डाफिंग खुश होते हुए कहता है तो फिर ठीक है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं इसे आराम से हैंडल कर लूंगा। फिर प्रिंसेस कहती है तो फिर हम खाने से पहले इसे अंजाम देंगे, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में डाफिंग को दिखाया जाता है जो इंतजार कर रहा था, तभी उसके पास एक चिट्ठी आती है और फिर वह अपने काम को अंजाम देने चला जाता है। जहाँ पर वह चिकन को पिंजरे में देखता है उसे सोल्जर चुप करा रहे थे क्योंकि वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी पीछे से लुजुकुन आते हुए उन्हें डांटते हुए कहता है अरे बेवकूफो क्या कर रहे हो, और वह अपनी स्प्रिट बॉडी को समन करके उस चिकन को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। तभी डाफिंग पीछे से उस पर पत्थर मार देता है, जिस वजह से वह वहीं पर ढेर हो जाता है और वह चिकन मौका देखती वहां से निकल जाता है। और चिकन को बाहर निकलता है देख वह सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। यह देखकर चिकन उन पर अटैक कर देता है 7 कलर फ्लेम से, जिस वजह से वहां पर आग लग जाती है। उस चिकन को अपने फ्लेम्स के अटैक करता देख डाफिंग उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और चिकन यहाँ से भागने लगता है। जिसके भागने के रास्ते में जो भी सोल्जर्स आ रहा था उसे वह मारते जा रहा था और यहाँ से वह भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वह बाहर आकर सोल्जर्स पर अपने फ्लेम से अटैक कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पर सभी तरफ आग ही आग लगा हुआ। यह देखकर वह घबराते हुए कहता है बाहर क्या चल रहा है, पर प्रिंसेस उसे बैठने के लिए कह देती। इस पर वह रिलैक्स होकर बैठता है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है वह चिकन यहाँ से आजाद हो गया है। यह सुन के माउंटेन मास्टर तो घबरा जाता है और प्रिंसेस से इजाजत मांगता है उसे हैंडल करने के लिए। प्रिंसेस उसे इजाजत दे देती है और वह बाहर चला जाता है। फिर प्रिंसेस अपने दोनों पर्सन को इशारा कर देती है। फिर बाहर का सीन देखते जहाँ पर वह बर्ड अपना आतंक मचाए हुए था और जॉर्ज यंग उसका सामना कर रहा था और बाकी के सोल्जर्स भी। तभी वहाँ पर जॉर्ज यंग आ जाता है और वह उस बर्ड पर अटैक करने को चला जाता है, मगर वह बर्ड अपने सोनिक वेब से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह दोबारा जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर बाकी की सोल्जर्स तो काफी ज्यादा डर गए होते हैं और वहीं पर डाफिंग इस नजारे को देख रहा था। तभी उसके पास लिहुआ आ जाता है और वो भी देखने लगता है और हंसते हुए कहता है ये चिकन तो इनसे भी स्मार्ट निकल। अब माउंटेन मास्टर को रिग्रेट होगा कि जब उसे मौका मिला था तब क्यों नहीं मारा।
इस पर डाफिंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब उन पर ही ये भारी पड़ गया। फिर लिहुआ कहता है मास्टर तो पहले कैरेज में जा चुके हैं तो हमें भी निकलना चाहिए, और वो लोग यहाँ से कूदते फांदते भी निकल जाते हैं और एक जगह पर आकर रुक जाते हैं जहाँ पर लिहुआ से कहता है वो व्हाइट नाइट अटैकर्स पहले से एक माउंटेन में घुस चुके हैं और उनके लीडर अपने आप को अभी तक दिखाए नहीं, तो हमें इसके बारे में आगे चलकर पता लगाना चाहिए। जिस पर डाफेंग उसकी दिमाग की दाद देते हुए कहता है आपका ये अनुभव, आप चीजों को देखकर ये सोच सकते हैं, और फिर वह आगे के लिए निकल जाते हैं। फिर हम उन नाइट वाइट अटैकर की एक छोटी सी आर्मी को देखते हैं जिसे एक बंदा लीड कर रहा होता है और उन्हें छिप कर ये लोग देख रहे होते हैं, और उस आर्मी को लीड कर रहे पर्सन को देखकर लिहुआ कहता है ये तियानलोंग ये कैसे हो सकता है, जिसके बारे में सुन डाफेंग उसे पूछता है कौन है ये, क्या स्ट्रॉन्ग है ये, तो लिहुआ उसे बताता है ये रिजनेस ऑफ बोन और मसल्स रेलम पर है। यह सुन के तो डाफिंग हैरान हो जाता है क्योंकि इस रेलम वाले बंदे गॉड जितने पावरफुल होते हैं। फिर लिहुआ उसे कहता है ये रोड तो ब्लॉक हो गई है, इसके बारे में जाकर तुम मास्टर को बता दो, तब तक मैं इन पर नजर रखता हूँ, जिसको बताने के लिए डाफिंग यहाँ से चला जाता है। फिर डाफिंग आकर प्रिंसेस को सारा कुछ बता देती है, जिसे सुनकर यूडी तो डरने लगती है और फिक्र करती है, कहती है क्या तियानलोंग वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है और लगता नहीं हम यहाँ से जा पाएंगे, फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। इस पर प्रिंसेस तो सोचने लगती है। तभी डाफिंग कहता है मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने ऑब्जर्व किया है कि पीछे वाली माउंटेन से जा सकते हैं, हालांकि वो सीधी है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। फिर सीन चिकन की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने सोनिक वेब से सोल्जर्स पर अटैक कर रहे थे और वो सोल्जर्स अपने तीर कमान से अटैक कर रहे थे, मगर वह चिकन अपने शील्ड से बच जा रहा होता है। तभी झाओ जेंग और माउंटेन मास्टर अपनी पावर को लुजुकुन की स्पीड बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और लुजुकुन अटैक करने के लिए हवा में जंप कर देता, पर वह अटैक कर पाता इससे पहले डाक उस पर पत्थर मार देता, जिस वजह से वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता और उसका वेपन उसके पास आके गिर जाता है और वह अपने 7 करोड़ को गंवाने से बच जाता है। तभी वहाँ पर डाफिंग आ जाता है, जिसे देखकर झाओ जेंग तो हैरान हो जाता है और डाफिंग उसे देखकर कहता है अरे बूढ़े आदमी तुम यहाँ पर हो। और माउंटेन मास्टर तो डाफिंग पर भड़कने लगता है और कहता है ये तुमने क्या किया है, जिस पर डाफिंग कहता है क्या तुम नहीं जानती ये क्या हुआ, खेल तो हम नहीं रहे, बस मैं तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। और वह चिकन से कहता है चलो चलते हैं, और यहाँ से वह भागने लगता है, जिसके पीछे माउंटेन मास्टर जाने लगता है। तभी चिकन अपने पैर को बीच में ला देता है, जिस वजह से वह मुंह के बाहर गिर जाता है और डाफिंग यह देखकर हंसने लगता है। और डाफिंग बाहर आकर उसके फ्लैग वाले स्टिक को एक कुल्हाड़ी से काट देता है और उसे लेकर भागने लगता है। प्रिंसेस की तरफ गार्ड भी कुछ नमूनों को ठिकाने लगा रही होती है। तभी वहाँ पर डाफिंग भी भागते हुए आ जाता है और उसके पीछे माउंटेन मास्टर भी होता है और उस पर अटैक कर रहा होता है, जिसे डाफिंग डॉज कर हवा में आ जाता है और अपनी स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है और वो इस स्टिक को उस माउंटेन में फेंक देता है, जिस वजह से वो माउंटेन में धंस जाता है। जिसके बाद डाफिंग प्रिंसेस को और कैरेज को अपने हाथ में पकड़कर एक जबरदस्त छलांग लगाता है और इसे भी प्रिंसेस डाफिंग से कहते हैं मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इस तरह तुम हवा में जंप करके आए। और हम देख सकते हैं कि प्रिंसेस कितनी ज्यादा खुश है, तो उस स्टिक में आ जाता है। उसके पीछे माउंटेन मास्टर भी आ रहा होता है। तभी एंड टाइम पर डाफिंग माउंटेन पर छलांग लगाता है, जिस वजह से वह उसके पीछे आ रहे हुए माउंटेन मास्टर को वह स्टिक लगती है और वह दूर जा गिर जाता है। तभी उसके पीछे वह पर्सन तियानलोंग आने लगता है। तभी डाफिंग मौका देखते हुए कैरेज को यहाँ से रवाना कर देता है और एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस फ्लैग के स्टिक पर फेंक देता है, जिस वजह से वह फ्लैग स्टिक टूट जाता है और वह तियानलोंग भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद डाफिंग यहाँ से अपने कैरेज की तरफ दौड़ लगा देता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आकर कैरेज की छत पर आ जाता है, मगर वहीं पर देखते हैं कि यानजुन अपने सोल्जर्स को उनके पीछे लगा देता है और कुछ ही देर में तो वो लोग काफी दूर निकल गए होते हैं। इसी तरह कैरेज चल रहा होता है। तभी उनके पीछे से उसी चिकन की आवाज आने लगता है, जिसे सुन डाफिंग गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और वह चिकन अपने छोटे से फॉर्म में आ जाता है, जो दिखने में काफी क्यूट था। जिसके बाद डाफिंग उस चिकन को प्रिंसेस के पास ले आता है और प्रिंसेस उसे देखती हुई कहती है ये तो नेचुरली एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, ये जितना चाहे उतना अपने आप को बड़ा या छोटा कर सकता है। और डाफिंग चौंकते हुए पूछता है क्या ये नेचुरली एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है। फिर प्रिंसेस उसे बताती है ऐसा कहा जाता है कि जो ताओइज्म के साथ पैदा होते हैं उनके पास ऐसे स्किल्स होते हैं कि वो जितना चाहे उतना छोटा हो सकता है और यही इसकी स्किल है। फिर डाफिंग कहता है अरे मैं तो इसकी भाषा भी समझ सकता हूँ, मैं तो एक ग्रेट जीनियस हूँ, और ऐसे अपनी तारीफ करता है वो, जिस पर यूडी तो चिढ़ जाती है। और प्रिंसेस उस चिकन को सहलाती हुई कह रही थी अब तुम बिल्कुल सही हाथ में हो, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी डाफिंग यूडी से कहता है अरे यूडी चलो अब तैयार हो जाओ इस चिकन को मेरे लिए पकाने के लिए, ये 100 साल पुराना है तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। यह सुन के वह चिकन तो यहाँ से रफा दफा होने लगता है और जाते हुए उन्हें चिढ़ाकर चला जाता है।
और प्रिंसेस उस चिकन को देखते ही कहती है, अरे ये चिकन तो बहुत ही स्मार्ट निकला, इसने तो हमारे साथ ट्रिक कर दिया। अब इसके कुछ देर बाद प्रिंसेस और डाफिंग आमने सामने होते हैं, क्योंकि प्रिंसेस को फिर से डाफिंग क्योर करने वाला होता है। इसलिए प्रिंसेस उसे पूछती, क्या तुम रेडी हो? जिस पर डाफिंग कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, चलो शुरू करते हैं। और प्रिंसेस डाफिंग को सुप्रीम यांग स्टोन देती है, जिसे लेकर डाफिंग कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और डाफिंग की एनर्जी और सुप्रीम यांग स्टोन की एनर्जी प्रिंसेस की बॉडी में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेंटियन में जो आइस पोजिशन को खत्म करने लगता है, जिसे प्रिंसेस भी फील करती है। और डाफिंग कहता है, ये सुप्रीम यांग स्टोन की एनर्जी तो काफी असरदार रहा। और हम देखते हैं कि डाफिंग के अंदर भी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है। फिर इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूडी उन्हें झांक झांक कर देख रही होती है, जिस पर गार्ड उसे मना करती है, कहती है, अरे तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मास्टर तुम्हें पनिश करेंगी। जिस पर यूडी उसे कहती है, अरे ऐसा तो मैं सिर्फ मास्टर की भलाई के लिए कर रहा हूँ, अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मैं तुरंत ही उसे जाकर खत्म करूंगी। तो गार्ड उसे कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मास्टर तुमसे बेहतर जानते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, मतलब कि डाफिंग की कैरेक्टर के बारे में। फिर डाफिंग को देखते हैं, जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गया होता है, जिस वजह से डाफिंग उसे संभाल नहीं पा रहा होता है। और हम देख सकते हैं कि उसकी बॉडी में भी एनर्जी की वजह से क्रैक आ गए होते हैं, पर डाफिंग जैसे तैसे उसे कंट्रोल करने लगता है। इधर फिर से यूडी ढंचा कर देखती है तो कहती है, अरे वो बच्चा तो ब्रेक थ्रू करने वाला है। इस पर गार्ड इवान उसे देखने आ जाती है और कहती है, अरे ये तो मेजर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, मतलब कि रिजनेस ऑफ बोन्स एंड मसल रियलम पर, और वो भी 16 साल की उम्र में, जिसकी एनर्जी की वजह से प्रिंसेस की आइस पोजिशन भी खत्म हो जाती है, मतलब कि पूरी तरह से वह ठीक हो जाती है। और डाफिंग अपने ब्रेक थ्रू करने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और प्रिंसेस भी इधर क्योर हो जाने की वजह से वह खुश हो जाता है, और इसी खुशी में वह एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब ये देख के लगता है कि ये दोनों प्यार में पड़ जाएंगे। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और डाफिंग उसे कहता है, प्रिंसेस आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और प्रिंसेस उसे शर्माती हुई बाहर जाने के लिए कह देती। इधर कैरेज की छत पर डाफिंग प्रिंसेस की ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके पास वह चिकन आ जाता है, जिसे डाफिंग हाथों में पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम चालाक चिकन फिर से आ गए। और वह चिकन इशारा करते हुए कहता है, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। तब डाफिंग पीछे देखता है तो उसके पीछे वही सोल्जर्स आ रहे होते हैं। फिर डाफिंग उस चिकन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम सचमुच एक जिद्दीपन होती है, तुम्हें पता है कहाँ बचकर जाना चाहिए, तुम कोई मूर्ख नहीं हो। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम गाओ चैंग को हिट करते तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। और इधर इनके पीछे से तियानलोंग काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे डाफिंग नोटिस कर लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी तियानलोंग अपने पन से अटैक कर देता है, जिस पर डाफिंग भी अपने पन से अटैक कर उसे ब्लॉक कर लेता है, पर दोनों की पावर सेम होने की वजह से एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा पाते, और तियानलोंग पीछे हटते हुए स्वॉर्ड को निकाल कर अटैक कर देता है। तब डाफिंग अपने इंडेस्ट्रक्टिव बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके एक फिंगर से ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और एक जबरदस्त प्रेशर के साथ तियानलोंग पीछे खिसक जाता है, और वह जोश के साथ दोबारा अटैक करने चला जाता है, और वह लगातार डाफिंग पर अटैक करता है, जिससे डाफिंग इजीली सहता रहता है, मानो डाफिंग के लिए कोई मसाज हो। और हम देख सकते हैं कि तियानलोंग काफी ज्यादा थक गया होता है इतने सारे अटैक करने की वजह से, पर डाफिंग को तो कुछ नहीं हुआ होता है, और डाफिंग इविल स्माइल के साथ अपने पाम को रेडी करते हुए तियानलोंग के पेट पर हिट कर देता है, जिस वजह से वह पीछे खिसक जाता है, और डाफिंग अपनी कैरेज पर यहाँ से जाने लगता है, जिसे जाते देख तियानलोंग गुस्से से कहता है, तुम्हें तो मरना ही चाहिए, और एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है। इस पर डाफिंग बिना किसी देरी के अपने इल्यूशनरी पिलर को समन कर लेता है, जिसका यूज करते हुए वह उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, साथ ही तियानलोंग भी हिट हो जाता है, और डाफिंग अपने पिलर्स को कंट्रोल करते हुए जमीन पर एक जबरदस्त हिट दे मारता है, और अपने स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, और इसे इस तरह का पावर यूज करते हुए देखो तीनों लोग को काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर सबसे ज्यादा तो तियानलोंग काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। तब डाफिंग अपनी फिस्ट से तियानलोंग पर अटैक कर देता है, जिसे तियानलोंग ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर पावर ज्यादा होने के कारण तियानलोंग उसे संभाल नहीं पाता और जंगलों में घुसा हुआ चला जाता है। और डाफिंग की बढ़ी हुई पावर को देखकर वो लोग हैरान होकर कहते हैं, ये तो बस एक रात में ब्रेक थ्रू कर लिया, और इसने तो तायोस्मा को भी कल्टीवेट किया है, बस 16 साल की उम्र में ही। और डाफिंग उन्हें डराने के लिए लुजुकुन के वेपन को अपनी ओर खींच लेता है, और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उन पर अटैक करने वाला था। यह देखकर वो लोग तो यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं, और बच जाता है लुजुकुन जो अपने पीछे देखता है, तो वो भी तुरंत भागने लगता है, और डाफिंग एक जोरदार हंसी के साथ उसके वेपन को उसकी ओर फेंक देता है, जो सीधा उसके सर पर ही लगता है, और लुजुकुन कहता है, ये मेरी तीसरी बार है। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।